नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? ऑल गुड। कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छी चल रही है पढ़ाई? मजा आ रहा है? हाँ, कैसा चल रहा है? सजा कट रही है या फिर एंजॉय भी कर रहे हो? वेरी गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काफी बेटर हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग भी ठीक हो। सब बढ़िया चल रहा है? चलो ठीक है। तो आज का बच्चे जो हमारा सेशन होने वाला है, कल हम लोगों ने आर्टिकल 22 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन के अंदर हम लोग आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 28 तक को कवर करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 23 एंड 24 जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं, और उसके बाद आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। और आखिर में फिर कुछ केसेस को देखेंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जिनको हमने आज कवर किया है। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कुछ भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और वही बात बार बार मैं दोहराता हूं आपको हमेशा हर क्लास में, बस एक बात का ध्यान रखना है कि चीजें समझ में आनी चाहिए। जो भी चीज यहां पर आपको समझाई जा रही है, आप पूरी अपनी तरफ से कोशिश करो कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बन पाए, क्योंकि आखिरी में केवल यही मैटर करता है, बाकी का कुछ भी मैटर नहीं करेगा। और एक बात मुझे बताओ आप सभी लोग, क्या आप लोग बच्चे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? आप में से कितने बच्चे हैं जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं? एक बार वाई टाइप करिए चैट बॉक्स में। बच्चे अगर नोट्स वगैरह के चक्कर में कोई इशू है तो आपके जो भी मेंटोर हैं, जिनसे भी आप टच में हो, आप उनको बोलो। और कितने बच्चे हैं जो अभी आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन, मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो एन टाइप करो। मतलब बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं है उन लोगों का आंसर राइटिंग पे अभी। अच्छा, ऐसे भी काफी बच्चे हैं जिनका आंसर राइटिंग पे अभी कोई ध्यान नहीं है। अच्छा। हम्म। काफी बच्चे हैं इनफैक्ट। अच्छा, ऐसा क्यों? हम लोगों ने तो इस बात को डिस्कस किया था, आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया है मेरी बात को। सर मजाक कर रहे हैं। हाँ। हम्म। ये गलती मत करो। कोई भी एक्सक्यूज हो आपका, हजार एक्सक्यूज हो सकते हैं, पर मैं एक ही बात बोलूंगा आप लोगों को, ये गलती मत करना। आपसे पहले ये गलती हजारों बच्चे कर चुके हैं और उनका परिणाम भी उन्होंने भुगता है। आप भी उस लाइन में मत शामिल होइए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कितना भी टाइम लगे, फर्क नहीं पड़ता है। और कोशिश करो कि उस प्रैक्टिस को डेली करो, ठीक है? बहुत ज्यादा समय नहीं, कोशिश करो कम से कम आधा घंटा तो बैठो, कम से कम एक आंसर तो लिखो रोज। वरना किसके लिए पढ़ रहे हो आप लोग? ये नहीं पूछते आप अपने आप लोगों से? खुद से पूछो, आप क्यों पढ़ रहे हो? आप यहाँ पे क्लास लेने आए हो, मेरे से पढ़ने आए हो, क्यों आए हो? क्या करोगे इसका जानकर? चलो ये सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन मैं आपको दे भी दूं कि फलाना आर्टिकल क्या कह रहा है, क्या होगा उससे? आखिरी में तो बेटा आंसर ही लिखना है मेंस में, उसके बिना पार नहीं लगेगी बेटा। सारी तैयारी आपकी, हर चीज ए टू जेड जो भी कुछ आप कर रहे हो, सब एक ही जगह आके खत्म होगी, और वो है मेंस में आपका आंसर। और अगर आप उसी को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फिर आप कर ही क्या रहे हो? आप तैयारी नहीं कर रहे हो। शुरू करो। और फिर से उसी बात को दोहराऊंगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, किसी पे निर्भर नहीं रहना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है कि कोई आएगा आपको बताएगा, या तभी आप आंसर लिखोगे जब उनको कोई चेक करेगा। ये सब बेकार की बात है। आपको अपनी जिम्मेदारी बच्चे खुद लेनी है। आंसर लिखो बेटा। एक ही सजेशन अगर मैं आप लोगों को दे पाऊं तो यही दूंगा, आंसर लिखो, उसे खुद चेक करो, फिर लिखो, फिर चेक करो, फिर लिखो। कम से कम दिन का आधा घंटा आप अपने आंसर लिखने पर फोकस रखो, ठीक है?
कुछ भी लिखो, शॉर्ट आंसर लिखो, लॉन्ग आंसर लिखो, फर्क नहीं पड़ता। आधा घंटा आप अपने दिमाग से खुद लिखो उन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस का पार्ट हैं, जिनको आप पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, ये गलती मत करना बेटा। चल आ जाओ। तो आज का जैसा मैंने आप लोगों को एजेंडा बताया, आर्टिकल 23 से शुरू करके आर्टिकल 28 पे खत्म करना है और कुछ केस लॉस को समझना है। ठीक है, चल आओ समझने वाला पार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल बच्चों जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज, वो है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर, देखिए दोस्तों, आज के जो आर्टिकल्स हैं सारे के सारे बहुत सिंपल आर्टिकल्स हैं, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। बस छोटी छोटी बातें हैं जिनको बारी बारी से समझना है। जैसे आर्टिकल 23 का आप क्लॉज 1 देखो, ये क्या कहता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड, आर प्रोहिबिटेड। ये है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस, शैल बी एन ऑफेंस punishable, punishable in accordance with law, in accordance with law। ठीक है, आधा तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बाकी का आधा मैं आपको समझा देता हूं। आर्टिकल 23 को हम लोगों को दो पार्ट में समझना होगा बच्चों। ठीक है, पहला पार्ट कि हमको अधिकार मिल क्या रहा है, दूसरा पार्ट कि उसके बारे में क्या प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ट्रैफिकिंग का मतलब होता है व्यक्तियों को खरीदना और बेचना, कमोडिटीज की तरह। जैसे कोई सामान खरीदा बेचा जा रहा हो, ऐसे अगर इंसानों को बेचा जाए और खरीदा जाए तो वो कहलाता है दोस्तों ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों की खरीद बेच। ठीक है, अब ये जो ट्रैफिकिंग है, ये जो खरीद बेच है, इसके कई सारे पर्पसेस हो सकते हैं। जैसे कि स्लेवरी एक पर्पस हो सकता है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन एक पर्पस हो सकता है, और भी अन्य कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, आपको बस इतना सा याद रखना है, जब भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी इंसान की खरीदी और बेची जा रही है तो हम उसको बोलते हैं कि वो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स है। ये पहला पार्ट है। अब देखो दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर दो शब्द इस्तेमाल हैं, एक है बेगार, एक है फोर्स्ड लेबर। इन दोनों का मतलब लगभग लगभग सेम है। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आशय है दोनों का। दोस्तों, ये फोर्स्ड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहता है मानिए कोई भी व्यक्ति है जो अपनी लेबर दे रहा है, लेबर दे रहा है मतलब अपनी सर्विसेज दे रहा है, मेहनत कर रहा है, और उस मेहनत के बदले में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना उसे मिलना चाहिए। यह कहलाता है फोर्स्ड लेबर। क्या कहलाता है? फोर्स्ड लेबर। इसी तरीके से मानिए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को नहीं करना चाहता है और किसी भी कारणवश उस व्यक्ति को मजबूर किया जा रहा है उस काम को करने के लिए। इसकी कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है कि वो किसी जाति को बिलोंग करता है तो उससे बोल रहे हैं कि आप यही वाला काम करो। ये वाला जो सिचुएशन है दोस्तों, ये भी फोर्स्ड लेबर की कैटेगरी में गिरता है। और जहां तक ये बेगार शब्द है, इसका सिंपल सा मतलब है किसी भी व्यक्ति से सर्विसेज लेना और उसके बदले में इन रिटर्न उसको कुछ अवार्ड ना देना, कुछ पैसा ना देना, ये कहलाता है बेगार। ये फोर्स्ड लेबर का ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो अगर मोटे तौर पर बात करूं तो हमारे आर्टिकल 23 के क्लॉज 1 का जो पहला भाग है वो कह रहा है मनुष्यों की ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स्ड लेबर,
ये दोनों ही क्या हैं दोस्तों? प्रोहिबिटेड है। क्या है दोस्तों? प्रोहिबिटेड है। सबसे पहली तो ये बात कि हमारे भारत देश के अंदर किसी भी व्यक्ति की ट्रैफिकिंग नहीं होगी, ना ही किसी भी व्यक्ति से फोर्स लेबर कराई जाएगी। ये पहला पार्ट है। पर इतना नहीं, इसका दूसरा भाग क्या कहता है? दूसरा भाग ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रावधान को वायलेट किया, मतलब ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग की या फिर फोर्स लेबर करवाया, तो ऐसा करना एक अपराध होगा। ऐसा करना एक अपराध होगा, जिस अपराध के लिए दोस्तों उस व्यक्ति को सजा दी जा सकेगी। जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति को सजा दी जा सकेगी। तो कहने का मतलब है, आर्टिकल 23 केवल ये नहीं बताता है कि आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो ह्यूमन बींग्स में, या फोर्स लेबर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, बल्कि ये घोषणा करता है कि ऐसा करना कानूनी अपराध होगा, जिसके लिए कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। आपको इस प्रोविजन को पढ़ के किसी आर्टिकल की याद आ रही है जो हम लोगों ने पढ़ा है? कोई बता सकता है कि किस आर्टिकल में हमने कुछ ऐसी बात पढ़ी थी कि वो ऑफेंस होगा, पनिशेबल विद लॉ होगा? कहां पे लिखा था? आर्टिकल 15? नहीं, आर्टिकल 17। वेरी गुड। आर्टिकल 17 में भी यही बात थी। वहां पे बोला जा रहा था कि अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विल बी एन ऑफेंस पनिशेबल विद लॉ। बिल्कुल सेम लैंग्वेज है यहां पे कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स या फिर फोर्स्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड एंड इट्स प्रैक्टिस विल बी एन ऑफेंस, और वो पनिशेबल होगा लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है? ये बच्चे हमारा क्लॉज 1 हो गया। अब देखो क्लॉज 2 क्या कहता है। क्लॉज 2 एक तरीके का एक्सेप्शन है क्लॉज 1 का। ये क्या कह रहा है? नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on grounds of religion, race, caste, class or any of them। अब इसको समझिए, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भले ही अभी हम लोग पढ़ के आए हैं क्लॉज 1 के अंदर कि फोर्स्ड लेबर नहीं कराई जाएगी, और फोर्स्ड लेबर को हमने कैसे समझा था? कोई भी ऐसी परिस्थिति जहां पे कोई व्यक्ति लेबर प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिससे कुछ करवाया जा रहा है जो वो करना नहीं चाहता है। उसी के संबंध में बोला जा रहा है कि राज्य जो है, जो स्टेट है, स्टेट मतलब आर्टिकल 12, जो स्टेट है, अगर वो चाहे तो, ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बातों को, अगर स्टेट जो है, अगर वो चाहे तो कानून बना सकता है और कानून के अंदर ऐसा प्रावधान दे सकता है कि किसी भी व्यक्ति को या किन्हीं भी व्यक्तियों को कंपलसरी सर्विस देनी होगी पब्लिक पर्पस के लिए। कंपलसरी सर्विस का मतलब उनको कुछ काम करना पड़ेगा और वो काम करना अनिवार्य होगा, बशर्त है जिस भी काम के संबंध में ये कानून बनाया जा रहा है राज्य के द्वारा, वो पब्लिक पर्पसेस के लिए होना चाहिए दोस्तों। मतलब वो समाज के भले के लिए होना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा भाव होना चाहिए कि आप जो सर्विस ले रहे हो लोगों से, उससे समाज का भला होगा, सोसाइटी का भला होगा। ठीक है? क्लियर है? तो भले ही फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, उसको एनफोर्स करना एक पनिशेबल ऑफेंस है आर्टिकल 23 के क्लॉज 1 के अनुसार, बट एट द सेम टाइम राज्य के पास ये पावर है कि वो कानून बनाकर कंपलसरी सर्विस के संबंध में
दोस्तों प्रावधान बना सकता है। और बस एक बात का ध्यान रखना है राज्य को कि जब भी वो ऐसा प्रावधान बनाए, उसका जो एम हो, उसका जो ऑब्जेक्टिव हो, वो पब्लिक पर्पस होना चाहिए। अब आप सभी लोग पूछ रहे हो सर एग्जाम्पल दो। आप बताओ एग्जाम्पल बच्चों, दिमाग घुमाओ अपना। ये देखो, ये अपनी हैबिट बनाओ। सोचो, आपको क्या वो नहीं पता जो मुझे पता होगा? आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा। सोचो क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कब कभी कभी कंपलसरी सर्विस की परिस्थिति बन सकती है या बनी है। वेरी गुड। अब देखो, इलेक्शन ड्यूटी, मिलिट्री सर्विस, खुद आने लगे एग्जाम्पल्स। और कोविड 19 में याद है, कोविड 19 में क्या हो रहा था? कितने लोगों की सर्विसेज को एसेंशियल बताया गया था। वेरी गुड, खुद आ जाते हैं जवाब। देखो, आपने मेरे से ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स दे दिए। चल, अब इसका पार्ट दूसरा समझते हैं, सेकंड पार्ट समझते हैं। देखो, राज्य के पास पावर है कि वो कानून बना सकता है, कंपलसरी सर्विस मांग सकता है पब्लिक पर्पस के लिए, पर ध्यान रखिए, राज्य की ये जिम्मेदारी है, ध्यान से सुनिएगा, राज्य की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे किसी भी कानून को बनाते वक्त वो किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के या ग्रुप ऑफ पीपल के विरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही नस्ल के आधार पर, ना ही जाति के आधार पर, ना ही क्लास के आधार पर। तो अगर आप ऐसा कोई कानून बना रहे हो और कंपलसरी सर्विस मांग रहे हो समाज के लोगों से पब्लिक पर्पसेस के लिए, तो आप ध्यान रखें कि ऐसा कानून केवल एक धर्म की तरफ टारगेटेड ना हो, या किसी नस्ल की तरफ टारगेटेड ना हो, किसी जाति या क्लास की तरफ टारगेटेड ना हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? अरे रेस का मतलब बोल तो रहा हूं, नस्ल, नस्ल बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको बस दो बातें याद रखनी है। पहली बात, राज्य के पास पावर है कि वो कानून बना सकता है, कंपलसरी सर्विस के लिए प्रोवाइड कर सकता है, पब्लिक पर्पसेस के लिए। बस ऐसा करते वक्त वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ना ही रिलीजन के आधार पर, ना ही रेस के आधार पर, ना ही कास्ट के आधार पर, ना ही क्लास के आधार पर। बस ये क्या हो गया? आपका क्लॉज 2 हो गया। अब आओ आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 बड़ा आरामदायक आर्टिकल है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा आर्टिकल है। ये क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। और केवल एक ही क्लॉज है, कोई टेंशन ही नहीं है। नो चाइल्ड, नो चाइल्ड below the age of 14 years, below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. hazardous employment, आर्टिकल 24 जो है दोस्तों, वो स्पेसिफिकली बच्चों के बारे में है, चिल्ड्रन के बारे में है। और वो उन बच्चों के बारे में है जिनकी जो उम्र है, जिनकी जो एज है, वो 14 साल से कम है। ठीक है, और ये प्रावधान क्या बना रहा है उसको समझिए। ये बोल रहा है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में, या फिर ऐसे किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर इसको उलट करके बोलूं तो कुछ ऐसा है, हर एक बच्चे का जिसकी उम्र 14 साल से कम है दोस्तों, ये अधिकार है कि उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो किसी फैक्ट्री, किसी भी माइन या किसी भी ऐसी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम करे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा प्रावधान है
जो बच्चों को सुरक्षित कर रहा है ऐसे वर्क एनवायरनमेंट से जहां पर उनकी हेल्थ को खतरा हो सकता है, उनकी मानसिक स्थिति को खतरा हो सकता है, उनकी मासूमियत और बचपने को खतरा हो सकता है। हर बच्चा जो 14 साल से कम है वो इस प्रावधान के अंदर प्रोटेक्टेड है दोस्तों। ठीक है, यहां पे इच्छा और ना इच्छा की बात नहीं है बेटा, दिस इज अ फंडामेंटल राइट। आप एम्प्लॉय कर ही नहीं सकते हो, और ऐसे कानून हैं हमारे देश के अंदर कि अगर आप एम्प्लॉय करोगे ऐसे किसी बच्चे को तो आप कानूनी अपराध कर रहे होगे। क्या कर रहे होगे? कानूनी अपराध कर रहे होगे। एक फैक्ट्रीज एक्ट नाम से कानून है हमारे देश में जो इस संबंध में प्रावधान बनाता है, पर उतना डिटेल में जाने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो पार्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाला खत्म हो गया। आर्टिकल 23 एक तरफ और आर्टिकल 24 एक तरफ। ठीक है, समझ में आ गए दोनों आर्टिकल्स। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं अपने दूसरे पड़ाव पर, और दूसरा पड़ाव क्या है? राइट टू रिलीजन। अब ये जो पड़ाव है इसमें काफी चीजें हैं जो समझने वाली हैं, है बहुत आसान, बस समझने वाली है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 25 को, आर्टिकल 26 को, आर्टिकल 27 को और आर्टिकल 28 को। बारी बारी से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, काफी आसान लगेगा आपको। ठीक है, चलो आ जाओ। जहां तक बच्चे आर्टिकल 25 की बात है इसको पढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात करता है। इसका मतलब क्या है अभी समझेंगे। पहले देखें क्लॉज 1 क्या कह रहा है। ये बोल रहा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। पहला पार्ट हो गया ये। ऑल पर्सन्स are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। आप सब सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बोलते जा रहे हो कंटिन्यूअसली लगातार। देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को। जहां तक ये क्लॉज 1 है ये दो भागों में दिया गया है, दो हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। पहला हिस्सा हमको बता रहा है कि किन किन ग्राउंड्स पे हम लिमिटेशन लगा सकते हैं इन अधिकारों पर, और दूसरा भाग बता रहा है कि अधिकार है कौन से। तो पहले समझते हैं कि कौन से अधिकार हैं, फिर समझेंगे कि क्या ग्राउंड्स हैं लिमिटेशन के। जहां तक बात दोस्तों अधिकारों की है तो अधिकारों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी में आता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। दोस्तों फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एक ऐसा अधिकार है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो दूसरी कैटेगरी है वो धर्म से जुड़ी हुई है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। ये जो तीन अधिकार है, प्रोफेस करने के, प्रैक्टिस करने के और प्रोपोगेट करने के, ये सीधे तौर पर धर्म से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, कंसाइंस क्यों नहीं जुड़ा है, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट क्यों जुड़ा है रिलीजन से, समझने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखो ये जो सबसे पहला अधिकार है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका सिंपल सा मतलब है, मानिए मैं एक व्यक्ति हूं, मैं भारत देश में रहता हूं, तो ऑल पर्सन लिखा हुआ है, तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं भारतीय नागरिक हूं या नहीं, मेरे पास ये अधिकार है। क्या अधिकार है मेरे पास दोस्तों? ये अधिकार है कि मैं जिस भी चीज में मानना चाहूं मैं मान सकता हूं, मैं जिस भी चीज में ना मानना चाहूं मेरी चॉइस है, मैं नहीं मान सकता हूं। इट इज एंटायरली अप टू मी। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? ये पूर्ण तरीके से मेरा अधिकार है कि मैं अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर
क्या विचार रखना चाहता हूं, किसी भी चीज से संबंधित, किस चीज के प्रति आस्था रखना चाहता हूं, किस चीज के प्रति विश्वास रखना चाहता हूं। कहने का मतलब है, हो सकता है मैं धर्म में मानूं, हो सकता है मैं भगवान में मानूं, पर हो सकता है मैं भगवान में ना मानूं, हो सकता है मैं धर्म में ना मानूं। दोनों ही तरीके से ये मेरी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, मेरी मर्जी मैं किस में विश्वास रखूं या ना कर रखूं। और मेरा ये जो आर्टिकल 25 है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, ये मेरे को ये अधिकार देता है। तो कई बार ऐसा बच्चे सोचते हैं कि हम ये जो सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं 25 से लेकर 28 तक, ये केवल धर्म से जुड़े हुए अधिकार देते हैं। ये बात सच नहीं है बच्चों। जब हम कंसाइंस शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका रिश्ता धर्म से नहीं है, इसका रिश्ता उस मान्यताओं से है, मेरे बिलीफ सिस्टम से है कि मैं जीवन को कैसे देखता हूं और मैं किन बातों पर विश्वास रखता हूं। तो अगर मैं भगवान पे नहीं मानता हूं तो मेरा अधिकार है कि मैं ना मानूं। कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संप्रदाय मेरे को मजबूर नहीं कर सकता है कि मैं किसी धर्म में मानूं ही। ये भी मेरा अधिकार है। दिस इज माई फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ठीक है, तो ये पहला अधिकार जो हमको मिलता है। बाकी के जो तीनों अधिकार हैं, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, ये तीनों के तीनों धर्म से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर। अब धर्म क्या है? धर्म तो आप सभी लोग समझते हो कि धर्म का मतलब क्या है, रिलीजन। अब ये तीन अधिकार कैसे लागू होते हैं उस धर्म से संबंधित, ध्यान से समझिएगा। जैसे जो सबसे पहला अधिकार है प्रोफेस करने का। प्रोफेस करने का मतलब है कि मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं, मैं किसी फलाने एक्स धर्म में विश्वास रखता हूं। उस धर्म के जो भगवान है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है, मैं उसमें विश्वास रखता हूं। तो ये क्या है? मेरा अधिकार है विश्वास रखने का उस धर्म में जिसमें मैं मानता हूं। मतलब मेरे पास राइट टू प्रोफेस है उस रिलीजन के संबंध में जो मेरे को पसंद है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि जिस रिलीजन को मैं प्रोफेस कर रहा हूं मेरा जन्म भी उस रिलीजन में हुआ हो। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरा जन्म किसी धर्म में हुआ हो और मैं शायद कोई और धर्म प्रोफेस करूं। ये मेरी इच्छा है। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत देश के अंदर है, उसका ये अधिकार है, उसको जो धर्म पसंद हो वो उस धर्म में अपनी आस्था और विश्वास रख सकता है। ठीक है, कोई उसे किसी भी प्रकार से मजबूर नहीं करेगा। ये हो गई आस्था रखने की बात। दूसरा जो अधिकार है प्रैक्टिस, ये उसी का अगला कदम है। ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत देश में है, वो जिस भी धर्म में विश्वास रखता है, उसके पास ये अधिकार है कि उस धर्म से जुड़े हुए जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, वो उनको फॉलो कर सकता है। देखिए दोस्तों, हर धर्म की अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं जो उस धर्म की पहचान होती है। जैसे कौन से भगवान हैं, कौन से भगवान की कैसे पूजा होनी है, जीवन शैली कैसी रहेगी उन लोगों की जो उस धर्म को फॉलो करेंगे, वो किन बातों में विश्वास रखेंगे, किन बातों में नहीं रखेंगे। ये सब क्या है? ये सब प्रैक्टिस का पार्ट है। तो हर एक व्यक्ति जो किसी भी धर्म में विश्वास रखता है, उसका अधिकार है कि वो उस धर्म से जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस को, राइट्स एंड सेरेमनीज को फॉलो कर सकता है। ये भी आर्टिकल 25 के अंदर ही उसको अधिकार दिया गया है। और मैं तो कह रहा हूं दोस्तों, इतना ही नहीं, अब ये चौंकाने वाला तीसरा अधिकार है, प्रोपोगेट वाला। ना केवल मेरे पास ये अधिकार है कि मैं उस धर्म को मान सकता हूं जिसमें मैं मानना चाहता हूं, ना केवल मेरे पास ये अधिकार है कि मैं उन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकता हूं जो उस धर्म की है जिसमें मैं मानना चाहता हूं, बल्कि जिस धर्म में मैं मानता हूं उसका मैं प्रचार प्रसार भी कर सकता हूं। लोगों में गुणगान कर सकता हूं कि वो धर्म देखिए कितना महान है जिसमें मैं मानता हूं, जिसको मैं फॉलो करता हूं। ये है राइट टू प्रोपोगेट। मतलब जिस धर्म में मेरी मान्यता है, मेरे पास ये अधिकार है कि उस धर्म का मैं गुणगान करूं समाज के अंदर। कोई मुझे नहीं रोकेगा। मैं दुनिया को बताऊं कि मेरा धर्म कितना महान है, कैसे महान है। यह भी मेरा अधिकार है। पर ध्यान सुनिएगा, मेरे पास अधिकार है
कि मैं अपने धर्म का गुणगान कर सकता हूं, उसको प्रोपोगेट कर सकता हूं और लोगों को इंस्पायर कर सकता हूं, पर किसी भी रूप में प्रोपोगेशन का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी भी व्यक्ति को मजबूर करूंगा या किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाऊंगा उस धर्म को स्वीकार करने के लिए जिसमें मैं आस्था रखता हूं। एक बहुत थिन लाइन होती है प्रोपोगेशन में और यूज ऑफ फोर्स में। और दोस्तों, यूज ऑफ फोर्स हमेशा फिजिकल नहीं हो रहा है कि किसी की मार पिटाई करके उसको मजबूर कर रहे हो, नहीं, इकोनॉमिकल भी हो सकता है कि हम आपको फलाना इतना पैसा देंगे अगर आप इस धर्म में आ जाओगे हमारे में। ये भी फोर्स है, ये प्रोपोगेशन नहीं है, ये भी दोस्तों फोर्स है, ये अलाउड नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड दीपिका। मैनिपुलेशन ऑल्सो, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते धर्म के नाम पर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो प्रोपोगेट का मतलब बस इतना सा है कि मैं अगर किसी धर्म में विश्वास रखता हूं तो उस धर्म की जो अच्छी बातें हैं उसको समाज के सामने रख सकता हूं खुल के। फिर बाकी उस समाज के लोगों की मर्जी है कि वो मेरे धर्म को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो धर्म से जुड़े हुए 3 अधिकार हैं। धर्म में मानने का मतलब प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का मतलब जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करने का, और आखिरी में प्रोपोगेट करने का मतलब प्रचार प्रसार करने का। धर्म के अलावा राइट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, जो भी मेरी मान्यता है चाहे वो धर्म से जुड़ी हो चाहे ना हो, मैं उनके साथ कंटिन्यू कर सकता हूं। ठीक है, अब आओ दूसरे पार्ट पे, मतलब जो पहले लिखा हुआ है। ये जो सारे अधिकार हैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस हो गया, राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन हो गया, ये भी दोस्तों बाकी के सारे अधिकारों की तरह जो अभी तक हमने पढ़े हैं फंडामेंटल राइट्स में एब्सोल्यूट नहीं है। इन सब के भी ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, पर रेस्ट्रिक्शंस किन ग्राउंड्स पे लगेंगी वो बताए गए हैं यहां पे। जैसे सबसे पहला ग्राउंड है पब्लिक ऑर्डर। अगर किसी भी व्यक्ति के या व्यक्तियों के किसी भी धर्म को प्रोफेस करने की वजह से, प्रैक्टिस करने की वजह से या प्रोपोगेट करने की वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियां समाज में बन रही हैं जिससे जो सामाजिक व्यवस्था है, जो पब्लिक ऑर्डर है, वो गड़बड़ा जाएगा। अगर ऐसा है तो स्टेट के पास ये पावर होगी कि वो इन अधिकारों पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकेगी। इसी तरह अगर कोई भी व्यक्ति या कई सारे व्यक्ति जिस धर्म में मान रहे हैं या जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं या जिस धर्म को वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ भी ऐसा है जो समाज की मोरालिटी को, समाज की नैतिकता पर सवाल उठा रहा है, उसकी डिसेंसी को क्वेश्चन कर रहा है, समाज के सामने कुछ ऐसा रख रहा है जो अनुकूल नहीं है, तो ये भी एक आधार है दोस्तों स्टेट के लिए, हमारे राज्य के लिए, कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है इन सारे राइट्स को। इसी तरीके से मान लीजिए किसी धर्म के अंदर कोई भी ऐसी व्यवस्था है या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से उस धर्म में जो मानने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर, उनके हेल्थ पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है तो वहां पर भी दोस्तों हमारे राज्य के पास ये पावर है कि वो उस अधिकार पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो चाहे पब्लिक ऑर्डर का मामला हो, चाहे मोरालिटी का मामला हो, चाहे हेल्थ की बात हो, ये तीनों ही आधार हैं जिन आधारों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा राज्य है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर सकता है। पर दोस्तों अभी भी एक बात बाकी रह गई है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं कहूंगा केवल ये ग्राउंड्स नहीं, इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है कि जो भी अन्य फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 के अंदर, जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं और आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं,
हमारे ये जो अधिकार हैं जो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 के अंदर धर्म से संबंधित, ये सारे अधिकार सब्जेक्ट हैं बाकी के सारे फंडामेंटल राइट्स के। सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मानिए कभी भी किसी व्यक्ति के इनमें से किसी भी अधिकार को एक्सरसाइज करने की वजह से किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा हमारा ये वाले जो अधिकार हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले जो अधिकार हैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस वाला जो अधिकार है, इसको झुकना होगा। मतलब अगर कभी भी क्लैश होगा आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 का और किसी फंडामेंटल राइट का, तो हमेशा आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 हारेगा। आप धर्म की आजादी को एक्सरसाइज करते करते इक्वालिटी का प्रिंसिपल वायलेट नहीं कर सकते हो, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं छीन सकते हो, या फिर फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन नहीं छीन सकते हो, या फिर अनटचेबिलिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये सारे अधिकार हैं, पर अगर इनका कभी क्लैश हुआ किसी और अधिकार से, किसी और फंडामेंटल राइट से, तो इन अधिकारों को झुकना होगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है दैट ऑल दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। दिस पार्ट मतलब पार्ट 3। पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को दोस्तों, भूल मत जाना। बच्चे भूल जाते हैं कई बार, केवल पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को डिस्कस करके आ जाते हैं, ये चौथा पॉइंट मेंशन ही नहीं करते अपने आंसर में। ऐसा नहीं, ठीक है? तो समझ गए आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 को हम कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन से राइट हैं। हर एक व्यक्ति को अधिकार है कंसाइंस का, और फिर धर्म से जुड़े हुए प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का और प्रोपोगेट करने का। ये जो सारे अधिकार हैं, इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, मोरालिटी के आधार पर, हेल्थ के आधार पर। इसके अलावा जो बाकी के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 के अंदर, उनके आधार पर। क्लियर है? हेल्थ तो बच्चे बहुत ही कॉमन है, इनफैक्ट काफी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं और रही हैं। आप खुद अगर सोच पाओगे, कई बार कई धर्मों में ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, खासकर महिलाओं के संबंध में, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना अलाउड होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्लॉज 2 के अंदर। अब क्लॉज 2 क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any new law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप सभी लोगों का इसको समझना बड़ा जरूरी है। देखिए दोस्तों, धर्म के संबंध में हमने आजादी अभी दे दी क्लॉज 1 के अंदर, फ्रीडम टू कंसाइंस दे दिया, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट दे दिया। हम ये जो आजादियां मांग रहे हैं या हमें ये जो आजादियां मिल रही हैं, ये किसके विरुद्ध मिल रही हैं? राज्य के विरुद्ध मिल रही हैं कि राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा हमारे धार्मिक मामलों में। हमें अधिकार है अपने धर्म को मानने का, उसको प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का। सही बात है, सही कह रहा हूं मैं? हमारा ये जो क्लॉज 2 है, ये एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहा है। ये हमारे राज्य को, हमारे स्टेट को ये पावर दे रहा है कि अगर वो चाहे तो कोई भी ऐसा कानून बना सकता है जिस कानून के अंदर किसी भी धर्म से जुड़ी हुई, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी धर्म से जुड़ी हुई कोई भी जो सेकुलर एक्टिविटी है, मतलब ऐसी एक्टिविटी है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी या फिर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, ऐसी किसी भी सेकुलर एक्टिविटी को
रेगुलेट करा जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है हमारे स्टेट के द्वारा कानून बनाकर, और केवल स्टेट के द्वारा कानून बनाकर नहीं। मानिए भारतीय संविधान लागू होने से पहले से कोई कानून चला आ रहा है और उस कानून के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था है कि वो किसी भी धर्म से जुड़ी हुई सेकुलर एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो कानून भी ठीक है, उसको हटाया नहीं जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, कैसे पता लगाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे पता लगाएं कि किसी भी धर्म की कोई भी एक्टिविटी सेकुलर है या नहीं, क्योंकि पता लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक्टिविटी सेकुलर है तो राज्य कानून बना सकता है और उस एक्टिविटी को रेगुलेट भी कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। पर अगर वो एक्टिविटी सेकुलर नहीं है तो वो प्रोटेक्टेड है क्लॉज 1 के अंदर, जहां पे राज्य इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होता है और सवाल उठता है कि क्या उस मामले में राज्य किसी भी प्रकार से इंटरफेयर कर सकता है या नहीं कानून के माध्यम से, तो हम सबसे पहला यही सवाल पूछते हैं अपने आप से कि जिस संबंध में कानून बनाया जा रहा है राज्य के द्वारा, क्या वो चीज रिलीजियस नेचर की है या वो एक सेकुलर एक्टिविटी है। ठीक है, सेकुलर एक्टिविटी जैसे मानिए कोई भी धार्मिक संस्थान है, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मैं मान रहा हूं वो संस्थान किसी धर्म से जुड़ा हुआ होगा, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो पर्पसेस होंगे, वो धर्म से जुड़े हुए होंगे, पर उस संस्थान के अंदर हर जो एक चीज हो रही होगी वो जरूरी नहीं है वो धार्मिक नेचर की। जैसे मानिए वो धार्मिक संस्थान है, वो कुछ किताबें बेच रहा है जो हो सकता है उस धर्म से जुड़ी हुई हो, पर वो किताबें बेच रहा है, उनको पब्लिश कर रहा है, सेल कर रहा है, किताबें जा रही हैं समाज के लोगों के पास और समाज के लोग बदले में पैसा दे रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये एक सेकुलर एक्टिविटी है, ये एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है, बिजनेस है, प्योर बिजनेस है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। किताब बिकी रही है, किताब के बदले में पैसा मिल रहा है। ऐसे ही मानिए कोई भी धार्मिक संस्थान है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिस इवेंट के अंदर कुछ सर्विसेज दी जा रही हैं लोगों को, मानो योगा करना सिखा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ये प्योर सेकुलर एक्टिविटी है, क्योंकि वो धार्मिक संस्थान क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, उन सर्विसेज के बदले उसको पैसा मिल रहा है। क्या है, सेकुलर एक्टिविटी, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। इसी तरीके से मान लो कोई भी धार्मिक संस्थान है जो किसी भी तरीके से समाज के किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस एक्टिविटी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल नेचर की एक्टिविटी है। ये जो सारी चीजें हैं ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके संबंध में राज्य कानून बना सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज धर्म से जुड़ी हुई है वो तो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाएंगी, उसको छू ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, ऐसा पॉसिबल नहीं। केवल वही चीज प्रोटेक्टेड होती है जो प्योरली रिलीजियस है। प्योरली रिलीजियस का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी धार्मिक संस्थान के अंदर किसी भी भगवान की पूजा किस तरीके से की जाएगी, ये एक रिलीजियस क्वेश्चन है, इसमें राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा कि पूजा पाठ कैसे होनी है, किस प्रक्रिया से होनी है, कौन से भगवान के लिए कौन सी वंदना गाई जाएगी, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर रिलीजियस एक्टिविटीज है। इनमें स्टेट का कोई लेन देन नहीं है। स्टेट ना रेगुलेट कर सकता है ना रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। स्टेट नहीं बता सकता कि ये वाली वंदना मत गाओ, वो वाली वंदना गाओ। पर जो सेकुलर एक्टिविटीज हैं उसके संबंध में स्टेट के पास पावर है और कानून के माध्यम से वो उनको रेगुलेट भी कर सकती हैं और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती हैं। ये क्लॉज 1 है, ठीक है। क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए है। अब देखो सब क्लॉज बी। अब आपकी कहानी और क्लियर होगी, धीरे धीरे करके और क्लैरिटी आएगी। पहले बस सुनते चलो, अभी बस समझते चलो। जब तक आर्टिकल खत्म होगा ना आपकी बिल्कुल क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्लॉज बी को देखो, स्टेट के पास ये पावर है कि वो कानून बनाकर सोशल वेलफेयर की पॉलिसीज बना सकता है, रिफॉर्म की बात कर सकता है
और जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको खोल सकता है समाज के हर तबके के लिए, हर क्लासेस के लिए जो हिंदू है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मान लीजिए राज्य है, राज्य चाहता है कि समाज के अंदर रिफॉर्म लाए जाएं, जिससे समाज के लोगों का भला हो सके। राज्य के पास ये पावर है कि वो ऐसी पॉलिसीज बना सकता है, ऐसे कानूनों को लेके आ सकता है। कोई भी धर्म या कोई भी धार्मिक मान्यता सरकार के इस काम के आड़े नहीं आएगी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सोशल वेलफेयर इंश्योर करे और समाज के अंदर रिफॉर्म लेके आए। और एक पॉइंट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, और वो है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। बोला जा रहा है कि राज्य के पास ये पावर है कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो भी धार्मिक संस्थान हैं, उनको वो खोल सकता है हर एक व्यक्ति के लिए जो हिंदू है। तो इसमें पहली बात तो ये देखो कि सारे धर्मों की बात नहीं हो रही है, सारे धर्मों के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं हो रही है, केवल हिंदू धर्म की बात हो रही है। और हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, केवल उनकी बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको समाज के हर तबके के लिए खोल दिया जाएगा जो हिंदू समाज को बिलोंग करते हैं, हिंदू सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। अब ऐसा बोलना क्यों पड़ा? आप सभी लोगों को पता है कि हिंदू धर्म के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होती थी जहां पर कुछ जाति के लोग, जिसको हिंदू धर्म के अनुसार निम्न माना जाता है, उनको परमिशन नहीं थी कि वो इन धार्मिक संस्थानों में जा सके। तो इन धार्मिक संस्थानों का खोलना हर एक व्यक्ति के लिए जो हिंदू है, फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो, ये भी एक सोशल रिफॉर्म का ही पार्ट है। इसलिए राज्य के पास ये पावर है। ठीक है, तो दूसरी एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है कि राज्य जो है ऐसे कानून बना सकता है, ऐसी पॉलिसीज बना सकता है जिससे सोशल वेलफेयर हो, समाज में रिफॉर्म आए। और इसकी वजह से हम नहीं मानेंगे कि किसी भी व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। और साथ के साथ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खोल सकता है हमारे हिंदू समाज के हर एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो दो एक्सेप्शनल सिचुएशंस हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं क्लॉज 2 के अंदर। पहली सिचुएशन हो गई ऐसे कानूनों को बनाना जो कानून सेकुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगे या रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और दूसरी हो गई ऐसे कानून बनाना जो सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म का काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद आता है दोस्तों एक्सप्लेनेशन। जो हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो है सिख धर्म के बारे में, और क्या बोलता है? The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of Sikh religion. वही वाली बात मैं आपको बोलूंगा। मैंने क्या बोला था कि बार बार ये सवाल उठता है कि कोई भी प्रैक्टिस किसी धर्म से जुड़ी हुई, वो रिलीजियस प्रैक्टिस है या सेकुलर एक्टिविटी, ये डिसाइड करना सबसे पहले जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो रिलीजियस प्रैक्टिस है तो फिर स्टेट के पास पावर नहीं है, पर वो अगर सेकुलर एक्टिविटी है तो स्टेट के पास पावर है। एक्सप्लेनेशन 1 स्पेसिफिकली बात कर रहा है कृपान्स की, क्योंकि इनको लेके बहुत इशू बना है हमारे देश में कि कृपान को रखना सिखों के द्वारा क्या वो रिलीजियस प्रैक्टिस है या फिर सेकुलर एक्टिविटी है। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि जो कृपान रखा जाता है सिखों के द्वारा, उसको हम सिख धर्म का भाग ही मानेंगे, सिख धर्म को प्रैक्टिस करने का पार्ट ही मानेंगे। मतलब वो धार्मिक आजादी के अंदर प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? तो कृपान जो है वो सिख धर्म के लिए एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और वो प्रोटेक्टेड है हमारे आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन 1। अब देखो अगला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को देखते हैं।
ये बात कर रहा है सब क्लॉज बी की, इस वाले सब क्लॉज की जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये वाले सब क्लॉज की, सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2। ये क्या कह रहा है कि ये जो सब क्लॉज बी में हमने हिंदू शब्द पढ़ा, हिंदू शब्द पढ़ा, इस हिंदू शब्द में इंक्लूड होंगे वो लोग जो सिख धर्म को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं और बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं। इसी तरीके से हमने जो शब्द पढ़ा हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसमें इंक्लूड होंगे सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और बुद्धिस्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब है कि ये क्लॉज बी के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि राज्य अगर चाहेगा तो कानून बना सकेगा और जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको खोल सकेगा सभी हिंदुओं के लिए, उसी को इंटरप्रेट किया जा रहा है इस दूसरे एक्सप्लेनेशन के अंदर। और बोला जा रहा है कि हिंदू की डेफिनेशन में सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे और बुद्धिस्ट धर्म भी आएंगे। मतलब राज्य के पास ये पावर है कि जो सिख धर्म से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं या जैन धर्म से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं या बुद्धिस्ट धर्म से जो जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी वो खोल सकता है इन समाजों के सब तबके के लोगों के लिए। तो हर एक सिख जा सकेगा सिख के इंस्टीट्यूशंस में, हर एक जैन जा सकेगा, हर एक बुद्धिस्ट जा सकेगा। तो जो हिंदू की डेफिनेशन है उसमें ये 3 धर्म और इंक्लूड कर दिए गए। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो मैं 2 मिनट में, ध्यान से सुनना, बिल्कुल शांत हो जाओ। अगले 2 मिनट के अंदर मैं आर्टिकल 25 को बिल्कुल आसान भाषा में कंक्लूड करूंगा मैं आपके सामने। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत जरूरी है। देखो आर्टिकल 25 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि हर एक व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। इसके अलावा राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोफेस एंड राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन है। ये 2 अधिकार हैं बेसिकली। ये जो अधिकार है इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, मोरालिटी के आधार पर, हेल्थ के आधार पर। और इसके अलावा ये जो अधिकार हैं कंसाइंस और ये प्रैक्टिस प्रोपोगेट वगैरह, ये सारे अधिकार सब्जेक्ट हैं बाकी के सारे फंडामेंटल राइट्स के जो पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा क्लॉज 1। जहां तक दोस्तों क्लॉज 2 है वो 2 एक्सेप्शनल सिनेरियो की बात करता है और वो बोलता है मान लीजिए कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ मतलब एक ऐसा कानून जो भारतीय संविधान के लागू होने के समय पर पहले से चला आ रहा है, या फिर स्टेट अगर चाहे तो कोई कानून बना सकती है नया जिसके अंदर वो किसी भी धर्म से जुड़ी हुई सेकुलर एक्टिविटी को, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी या पॉलिटिकल एक्टिविटी को वो रेगुलेट भी कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। ये राज्य के पास पावर है। इसके अलावा जो दूसरी एक्सेप्शनल सिनेरियो है वो ये है कि राज्य अगर चाहे तो कानून बनाकर सोशल रिफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, सोशल वेलफेयर इंश्योर करने के लिए पॉलिसीज को ला सकता है। इसके अलावा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके संबंध में हमारा राज्य कानून बना सकता है और ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खोल सकता है हर एक व्यक्ति के लिए जो हिंदू धर्म का है। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन 1 जो कहता है कि जो सिख लोग हैं उनके यहां जो कृपान रखने की प्रक्रिया है वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है और वो प्रोटेक्टेड है क्लॉज 1 के अंदर। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कि हमने ये जो शब्द हिंदू पढ़ा या हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पढ़ा क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी के अंदर, उसमें इंक्लूड होंगे सिख धर्म भी, जैन धर्म भी और बुद्धिस्ट धर्म भी। बस ये है दोस्तों आपका आर्टिकल 25, सीधा का सीधा। इससे 1 पॉइंट ना ज्यादा कुछ है, इससे 1 पॉइंट ना कम कुछ है। उम्मीद है कि अब सारी क्लैरिटी आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से बस याद रखना है, जैसे मैंने अभी आपको 2 मिनट में बताया ना, इसी तरीके से आपको अपने दिमाग में इस इंफॉर्मेशन को रखना है। बाकी जो 50,000 तरीके के सवाल आ रहे हैं आपके दिमाग में, सबको साइड कर दो। ठीक है, क्लियर है? अब दोस्तों मैं आपको लेके चल रहा हूं अपने अगले आर्टिकल पे जो कि है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 ये बात करता है फ्रीडम टू मैनेज
रिलीजियस अफेयर्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने वाला आर्टिकल है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, every religious denomination or any section thereof shall have the right a to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, religious and charitable purposes. B, to manage its own affairs in matters of religion। पहले इन दो को पढ़ लेते हैं, बाकी के दो अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ध्यान से समझिए, आपका दोस्तों ये जो आर्टिकल 26 है, ये आप जैसे मेरे जैसे लोगों के अधिकार की बात नहीं कर रहा है। ये स्पेसिफिकली बात कर रहा है दोस्तों रिलीजियस डिनोमिनेशंस की, मतलब धार्मिक संस्थानों की बात कर रहा है। सबसे पहले तो इस बात को समझो, यहां पे व्यक्तियों का जिक्र नहीं है, व्यक्तियों का जिक्र हो गया आर्टिकल 25 के अंदर, बात खत्म। यहां पे बात हो रही है धार्मिक संप्रदायों की, रिलीजियस डिनोमिनेशंस की, जैसे कि आर्य समाज फॉर एग्जाम्पल, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये जो सारे रिलीजियस डिनोमिनेशंस है, धार्मिक संप्रदाय हैं, इनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। टोटल 4 दिए गए हैं, पहले 2 पढ़ा रहा हूं, फिर 2 पढ़ा। जो सबसे पहला अधिकार इन रिलीजियस डिनोमिनेशंस को दिया गया है, वो दोस्तों है ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, ऐसी संस्थाओं को एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, जो संस्थाएं धार्मिक काम करेंगी और चैरिटेबल काम करेंगे और धर्म और धर्मार्थ धर्म और धर्मार्थ का काम करेंगे। कहने का मतलब है हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास, हर एक धार्मिक संप्रदाय के पास दोस्तों ये अधिकार है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं उन सारे इंस्टीट्यूशंस को जो उन्होंने बनाए हैं रिलीजियस पर्पसेस के लिए या फिर चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। ये पहला अधिकार है, ठीक है। दूसरा, ये जो सारे रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, इनके पास ये अधिकार है कि उनके जो धार्मिक मामले हैं, उनके जो धर्म से जुड़े हुए मामले हैं, वो उनको खुद मैनेज करें। कहने का मतलब है राज्य किसी भी प्रकार से किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करेगा। तो ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, ये संस्थाएं भी बना सकते हैं जो रिलीजियस काम करेंगी, चैरिटेबल काम करेंगी, बना भी सकते हैं और उनको मेंटेन भी कर सकते हैं, और साथ के साथ इनके जो रिलीजियस मैटर्स हैं उनमें भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अभी 2 ही हुए हैं, अभी 2 और हैं। इसके अलावा ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, इनके पास प्रॉपर्टी से संबंधित भी कुछ अधिकार हैं। ये किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी है जिसको ये ओन करते हैं या एक्वायर करते हैं, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं कानून के अनुसार। कहने का मतलब है दोस्तों ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, ये अपने नाम पर किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, उसके ऊपर मालिकाना हक जता सकते हैं, और जो भी दोस्तों इनकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ये एडमिनिस्टर भी करेंगे अपने अनुसार, मतलब मैनेज करेंगे उस प्रॉपर्टी को अपने अनुसार, और उसमें राज्य का किसी भी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं होगा, नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, अगर आसान भाषा में आप लोगों को समझाना चाहूं, तो आर्टिकल 26 दोस्तों इतनी सी बात कह रहा है कि जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, जो भी धार्मिक संप्रदाय हैं,
उन सभी को कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं। पहला अधिकार है संस्थाओं को स्थापित करने का, एस्टेब्लिश करने का और मेंटेन करने का। जो संस्थाएं धार्मिक काम करेंगे और धर्मार्थ का काम करेंगे, चैरिटेबल काम करेंगे। ठीक है, पहला अधिकार तो दोस्तों हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का यही है। दूसरे नंबर पर हमारे ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, इनके पास ये अधिकार है कि उनके जो रिलीजियस अफेयर्स हैं वो उनको खुद ही मैनेज करेंगे, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तीसरे और जो चौथे अधिकार हैं ये एक साथ आप पढ़ सकते हो, एक साथ जुड़े हुए हैं। ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं ये किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और राज्य का उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हो कि आर्टिकल 26 पूरी तरीके से स्पेसिफिकली रिलीजियस डिनोमिनेशंस के अधिकारों की बात करता है। पर जैसा कि हर एक फंडामेंटल राइट के साथ होता है दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट भी एब्सोल्यूट नहीं है। इस फंडामेंटल राइट पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और रेस्ट्रिक्शंस लगाने के 3 आधार हैं। कौन कौन से? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। यही 3 आधार हम लोगों ने अभी आर्टिकल 25 में भी पढ़े थे, जहां पर हम जैसे व्यक्तियों के धार्मिक अधिकारों पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे थे इन्हीं ग्राउंड्स पर। रिलीजियस डिनोमिनेशंस के अधिकारों पर भी इन्हीं ग्राउंड्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस के अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने की वजह से, इनमें से कोई भी राइट एक्सरसाइज करने की वजह से अगर पब्लिक ऑर्डर में गड़बड़ी आ रही है, या फिर समाज की मोरालिटी पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, या समाज के लोगों के स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारे राज्य के पास दोस्तों ये पावर है कि वो उस फ्रीडम को, उस लिबर्टी को, उस राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, क्लियर है? बस एक फर्क है, और वो बहुत बड़ा फर्क है आर्टिकल 25 में और आर्टिकल 26 में। पहला फर्क तो यही हो गया कि वो आप जैसे मेरे जैसे लोगों के बारे में, और ये रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में। दूसरा जो सबसे बड़ा फर्क ये है कि आर्टिकल 25 जिस तरीके से सब्जेक्ट था बाकी के सारे फंडामेंटल राइट्स से, ये बात आर्टिकल 26 पे लागू नहीं होती है दोस्तों। अगर आर्टिकल 26 का क्लैश होगा किसी और फंडामेंटल राइट से, तो जरूरी नहीं है कि आर्टिकल 26 ही आ रहे, जैसा आर्टिकल 25 के था, क्योंकि आर्टिकल 25 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि वो जो अधिकार क्लॉज 1 में दिए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है बाकी के सारे फंडामेंटल राइट्स के। पर दोस्तों आर्टिकल 26 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब आर्टिकल 26 के अंदर ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अधिकार दिए जा रहे हैं, इनको रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है केवल और केवल इन्हीं 3 आधारों पर, जो कि है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। जो कि है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा आर्टिकल 26 क्लियर हो गया। क्या नहीं बेटा समझ में आया आपको एक्सप्लेनेशन 2 में? हिंदू की डेफिनेशन में सिख धर्म भी इन्वॉल्व है, जैन धर्म भी इन्वॉल्व है, बुद्धिस्ट धर्म भी इन्वॉल्व है। तो जब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खोला जाएगा कानून के माध्यम से, तो सिख धर्म के भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खोला जाएगा, बुद्धिस्ट धर्म के भी और जैन धर्म के भी। इसमें क्या इतना समझने वाला है जो समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो मद्रासा पे बैन लगा दिया, नहीं लगा दिया, ये सब चीजें ना, अगर आप इन सब चीजों के माध्यम से संविधान को समझने की कोशिश करोगे ना, तो पागल हो जाओगे। पता है उसकी वजह है, मैं आपको बताता हूं क्या वजह है। हम जो चीजें एक्ट के अंदर पढ़ते हैं, स्टैट्यूट के अंदर पढ़ते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग हमको उसको समझने के लिए चाहिए वो अलग होती है। पर जब रियल वर्ल्ड में यही कानून अप्लाई होता है, वहां पे जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है वो बहुत अलग होता है। सही बात बता, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी बहुत अलग होती है, मतलब जो हमको दिख रहा है उससे बहुत अलग होता है। ठीक है, क्योंकि हजारों चीजें देखनी पड़ती हैं।
ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट के सामने पहुंचे किसी भी मुद्दे को लेके और कोर्ट एकदम सुनिश्चित बैठा है कि हाँ हाँ ये वायलेशन है, ये नहीं है, नहीं। खासकर धार्मिक मामलों में मैं आपको बता दूं, बहुत कठिन हो जाता है डिसाइड करना कि कब और किस परिस्थिति में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है समझना। ठीक है, तो अभी मैं नहीं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को लिए इतना कठिन बनाओ इन सारी चीजों को। अभी तो बस आप इतना कोशिश करो कि जो प्रावधान हैं, जो प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपको समझ में आ जाएं कि वो कह क्या रहे हैं। क्योंकि हम जो एग्जाम देने जाएंगे जुडिशरी का, वहां पे हमारे जो एग्जामिनर है वो हमसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि हमको वो प्रोविजंस आते हैं जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर लिखे हैं, हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए विद द सपोर्ट ऑफ केस लॉस। बस सीखने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। जज बन जाओगे शायद, अगर छोटी उम्र में ही आप लोग जज बन गए तो वेरी वेल चांसेस हैं कि आप लोग हाई कोर्ट वगैरह तक पहुंच जाओगे। और हाई कोर्ट पहुंचना मतलब है कि आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस अपने एक्सपीरियंस में मिलेंगे जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहे होगे। तब बताना, तब पता नहीं मैं जिंदा होऊंगा या नहीं तब तक, पर बताना सर कैसे इंटरप्रेट किया, कैसे नहीं किया। वैसे इफ इट इज ओके तो आप लोग मतलब किस ब्रैकेट में हो लगभग एज के, मतलब आर यू इन बिटवीन 21 से लेके 25 के बीच में, 25 से लेके 30 के बीच में? अच्छा, 22, 27, 25, 21। 21 वाले बहुत बच्चे हैं, 22 वाले बहुत बच्चे हैं, 23 वाले बहुत बच्चे हैं, 25 वाले भी बहुत बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं जो 25 से ऊपर हैं, मतलब 26 से 30 के बीच में है, या फिर उससे भी ज्यादा है? 30, 31, ओके 30। अच्छा, काफी बच्चे हैं जो 29, 30 की रेंज में हैं, 31, 32 भी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो काफी मिक्स्ड बैग है आप सभी लोगों का, है ना? तो खासकर जो बच्चे अभी शायद 21 या 22 की एज में हो आप सभी लोग, और आपकी अगर एलएलबी वगैरह पूरी हो गई है और आप अगर थोड़ा अच्छे से मेहनत कर लोगे और आपकी किस्मत ने भी आपका अगर थोड़ा सा साथ दिया और आपका सिलेक्शन हो गया 1-2 साल के अंदर, तो आप अच्छा समय हाई कोर्ट में गुजारोगे, बहुत अच्छा समय हाई कोर्ट में गुजारोगे। और देखो, एक बात मैं बोलता हूँ, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, ऐसे मत बोलना, ऐसे मत सोचना कि सर हमको डिमोटिवेट कर रहे हैं या फिर ऐसा। जो सही मजा है जज बनने का वो तभी आता है जब हाई कोर्ट पहुंचते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, उससे पहले ना मैकेनिकल वर्क बहुत ज्यादा है। असली मजा तब आता है जब आप हाई कोर्ट जाते हो, क्योंकि उस पॉइंट पर आपके सामने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स आते हैं जहां पे आपका दिमाग लगेगा। तब आपको शायद ये सारी क्लासेस याद आएंगी कि हाँ सर बताया करते थे, ऐसा था वैसा था, अगर तब तक आपको याद रहा। ठीक है, कोई नहीं, कोशिश करे लो, लगे रहो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। और जो बच्चे मतलब दोज आर दी पीपल जो 32, 31, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस पहले से चल रही है तो आप लोग हायर जुडिशियल सर्विसेज का भी ऑप्शन कंसीडर करोगे मुझे लग रहा है, जब आप 35 के हो जाओगे तो उसको करना आप लोग। अगर हायर जुडिशियल सर्विसेज का आपका एग्जाम निकल जाता है तो वही वाली बात हो जाएगी, आप डायरेक्ट फिर क्या नाम है एडीजे की पोस्ट से शुरू करोगे तो आपके फिर से हाई कोर्ट बनने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाँ बच्चे, सीनियोरिटी चलती है। देखो, एक तो ये भी है कि आप कौन से स्टेट में आपकी जॉब लगी है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ हाई कोर्ट बहुत बड़े हैं, कुछ इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। यूपी वगैरह में अगर आप बनते हो जज, बिहार वगैरह में बनते हो, एमपी वगैरह में बनते हो, राजस्थान में बनते हो, तो यहाँ पे हाई कोर्ट तक पहुँच जाते हैं आसानी से, अगर आपकी कम उम्र में हो गया है तो। ठीक है, चलो तो 1 मिनट का ब्रेक ले लें, पानी वानी पी लेते हैं 1 मिनट में, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 27 से। तो हमारा आर्टिकल 27 और 28 बचा है, और फिर कुछ केस लॉस बचे हैं, उनको कवर कर लेंगे। तो 1 मिनट में पानी पी लो। हाँ, हरियाणा, गुजरात, देखो सारी स्टेट्स बढ़िया हैं, बस यही है कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी क्रैक कर लो। ठीक है, जितना जल्दी कर लोगे उतना बढ़िया है।
आज हम लोग पहली बार टाइम पे चल रहे हैं। मतलब जो हम सोच के आए थे एजेंडा, उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चे, रिलीजियस डिनोमिनेशन का एग्जाम्पल दिया तो था आपको। आर्य समाज एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, धार्मिक संप्रदाय है। गूगल पे सर्च मारो रिलीजियस डिनोमिनेशन। अरे आप तो भाई इंटरनेट जमाने के बच्चे हो, आपके लिए तो देखो इंफॉर्मेशन इज नॉट द चैलेंज। आप एक गूगल मारोगे, इतनी न्यूज आ जाएगी, आप पढ़ नहीं पाओगे। एक सेकेंड। दीपिका रियलिटी से अलग नहीं है बेटा। हम जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमारा फोकस होता है स्टैच्यूट पर, कानून पर, जैसा वो लिखा हुआ है। जब हम जज बन जाते हैं या हम जब वकील बन जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब वो तो हमारे लिए जरूरी होता है लिखा हुआ कैसे है, पर उससे कई ज्यादा जरूरी होता है कि उस कानून को हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये काम हम करते हैं पढ़ते वक्त। हम जब जजमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं तो हम इंटरप्रिटेशन को भी समझते हैं, पर बहुत लिमिटेड होता है उसका रोल अभी पढ़ाई के टाइम पे। बट कल को अगर आप वकील बनोगे या फिर जज बनोगे, तो आप रियलाइज करोगे कि वो जो किताब में लिखा है वो तो एक मोटा मोटा आइडिया है। जब वो रियलिटी में लॉ अप्लाई होता है ना, तो वो बहुत डिफरेंटली एक्ट करता है। हर परिस्थिति, हर एक केस अपने आप से बहुत अलग होता है, जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है चीजों को समझने के लिए। चलो रिवीजन तो बेटा बार बार पढ़ने से ही होता है, उसका और कोई तरीका नहीं है। जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा बार रिवीजन होगा। देखो एक एक राय दूंगा, स्ट्रैटेजी नहीं है। कम पढ़ो, ठीक है, कम पढ़ो, लिमिटेड कंटेंट रखो, और जो लिमिटेड कंटेंट है उसे 50 बार पढ़ो। समझ में आया मैंने क्या बोला? कम पढ़ो, कम कंटेंट रखो अपने पास, ठीक है, जितना कम हो सके, मिनिमल से मिनिमल, जितने से काम चलता हो, पर जितना है उसको पढ़ो। 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो। एग्जाम में बैठ के ऐसे आसमान की तरफ देख के याद ना करना पड़े क्या लिखना है। अब समझ में आ गया तो आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चल आ जाओ शुरू करते हैं। अगला जो दोस्तों हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 27, जो बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? नो पर्सन, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत आसान सा आर्टिकल है, एक बार में ही समझ में आना चाहिए आप सभी लोगों को। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस the proceeds of which are specifically appropriated in the payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। मतलब देखो, इस आर्टिकल को समझो उससे पहले तो इस बात को याद करो कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था जब मैं आपको प्रीएम्बल सिखा रहा था, प्रीएम्बल पढ़ा रहा था, कि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है। और सेकुलर कंट्री होने का मतलब क्या है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारे देश में कई सारे धर्म हैं, पर हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारे लिए सारे ही धर्म बराबर हैं, ठीक है, और हमारे लिए मतलब राज्य के लिए, ठीक है। अब उसी से निकलता है ये आर्टिकल। कौन सा? आर्टिकल 27। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को, ध्यान से सुनना बच्चे, कभी भी किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार के कोई भी टैक्स पे करने के लिए। टैक्स का मतलब है यहां पे पैसा। किसी भी प्रकार के कोई भी टैक्स पे करने के लिए जिस टैक्स का इस्तेमाल, जिस पैसे का इस्तेमाल किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म या फिर किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन, किसी भी धार्मिक संप्रदाय
के प्रमोशन के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए किया जाए। मतलब आप हमारे भारत देश के अंदर, आप मतलब स्टेट, हमारे भारत देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती है। शब्दों पे ध्यान देना, मजबूर, मजबूर नहीं कर सकती है कि वो किसी भी प्रकार से कोई भी टैक्स पे करे जिस टैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी धर्म या धार्मिक संस्थान के भले के लिए। सीधी सी बात ये, पर ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर दोस्तों, मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म के भले के लिए या किसी भी धार्मिक संप्रदाय के भले के लिए अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है। पर दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता किसी भी कारणवश कि वो कोई भी पैसा दे, एक भी रुपया दे किसी भी धर्म के भले के लिए या किसी भी धार्मिक संस्थान के भले के लिए। ठीक है, क्लियर है? PIL फाइल नहीं हुई है तो कर दो पॉपुलर हो जाओ। हाँ, ये हो गया हमारा आर्टिकल 27। अब दोस्तों आखिरी में बढ़ रहे हैं हम लोग अपने आर्टिकल 28 पे। इसको और देख लो। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds। मतलब मान लीजिए कोई भी शैक्षिक संस्थान है, मान लीजिए कोई भी शैक्षिक संस्थान है, मतलब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जो भी पैसा है वो पूर्णतः सरकार देती है, राज्य देता है। मतलब एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो पूर्ण तरीके से निर्भर है सरकारी पैसे पर। सरकारी पैसा मतलब पब्लिक का पैसा, पब्लिक का पैसा मतलब टैक्स पेयर मनी। ठीक है, ऐसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी प्रकार की, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ऐसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से। कोई भी शैक्षिक संस्थान जो पूर्णतः राज्य के पैसे पे चलता है, उसके अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब किसी भी धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। पहली बात, ठीक है, ये है आपका क्लॉज 1। बस ये शब्द याद रखिएगा, होली। होली का मतलब है पूर्णतः, 100% पूरा खर्चा सरकार उठा रही है। अब आओ क्लॉज 2 पर, ये क्या बोल रहा है? नथिंग इन क्लॉज 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state, but has been established under any endowment or trust, which requires that religious instruction shall be imparted in such institution।
कहने का मतलब है अभी हम जो पढ़ के आए हैं बात क्लॉज 1 के अंदर कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में जो पूरी तरीके से राज्य के पैसे पे चल रहा है वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों ये बात लागू नहीं होगी किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिसको चला भले ही राज्य रहा हो, जो चला भले ही राज्य रहा हो, पर वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है किसी ट्रस्ट के माध्यम से बना है, किसी एंडाउमेंट के माध्यम से बना है, और ऐसे ट्रस्ट या एंडाउमेंट के माध्यम से बना है जिसके अंदर ये जरूरी है कि उस शैक्षिक संस्थान के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाएं। ठीक है, ठीक है, अभी समझाता हूं, परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि यहां पे हम ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर ही नहीं रहे हैं जो पूरी तरीके से राज्य के पैसे से चलती हो। उनकी बात हमने क्लॉज 1 में की है और वहां पे ये समझाया कि अगर पूरी तरीके से राज्य के पैसे पे चल रही है तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। यहां पे हम एक ऐसे शैक्षिक संस्थान की बात कर रहे हैं जिसको राज्य एडमिनिस्टर कर रहा है, मतलब चला रहा है। जरूरी नहीं है कि पैसा राज्य का लगा हो। ये पहली बात आप लोगों की समझने वाली है। अब समझो दूसरी बात। क्लॉज 2 के अंदर हम ऐसे शैक्षिक संस्थान की बात कर रहे हैं, ऐसे रिलीजियस, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं जो सरकार चला रहा है, पर वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको जो स्थापित किया गया था, उसको जो एस्टेब्लिश किया गया था, वो किसी ट्रस्ट या एंडाउमेंट के माध्यम से किया गया था। ट्रस्ट और एंडाउमेंट का मतलब, ट्रस्ट और एंडाउमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर कुछ लोग मिलकर कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे 5 लोग या 50 लोग मिलकर पैसा इकट्ठे किए और उन्होंने सोचा कि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो क्रिश्चियन बच्चों को पढ़ाएगा या क्रिश्चियन धर्म की जो जानकारी है वो समाज तक पहुंचाएगा, उसकी शिक्षा समाज तक पहुंचाएगा। तो ये क्या है? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो एक ट्रस्ट या एंडाउमेंट के माध्यम से स्थापित हो रहा है। ऐसा कोई भी शैक्षिक संस्थान जो ऐसे किसी ट्रस्ट या एंडाउमेंट के माध्यम से स्थापित हो रहा है, अगर उस ट्रस्ट के अंदर जिससे वो स्थापित हुआ है ये जरूरी है, मतलब उस ट्रस्ट को बनाने का पर्पस ही ये था कि उसमें उस संस्थान के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, तो ऐसा करना अलाउड होगा। तो 3 बातें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का होना, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिश किया जाना किसी ट्रस्ट या एंडाउमेंट के अंदर, और उस ट्रस्ट या एंडाउमेंट के अंदर ये जरूरी होना कि उस संस्थान के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाए, उसको क्लॉज 2 के अंदर कवर करती है। और अगर वो क्लॉज 2 के अंदर कवर हो गया तो ऐसे संस्थान में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दोस्तों दी जा सकेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको भले ही स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा हो, पर उसको एस्टेब्लिश जो किया गया था किसी ट्रस्ट या एंडाउमेंट के अंदर किया गया था, जिसके अंदर ये जरूरी था कि उस इंस्टीट्यूशन के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाए। अब आप अगर निकलोगे समाज में, वैसे आपको जानकारी भी होगी, ऐसे कई स्कूल कॉलेज दिख जाएंगे जिनको राज्य चला रहा है, पर वो किसी धर्म विशेष के हैं, किसी धर्म विशेष पे आधारित है। ऐसे बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस हैं पूरे भारत देश में, खासकर दिल्ली में। आप अगर सोचोगे तो आपको कई सारे मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि वो ट्रस्ट और एंडाउमेंट के लिए जरूरी होना चाहिए कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सके। ठीक है, ये हो गया क्या? क्लॉज 2। अब बढ़ते हैं आगे, क्लॉज 3 की बात करते हैं। क्लॉज 3 क्या कहता है, इसको पढ़ो। नो पर्सन attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds
shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto, unless such person, or if such person is a minor, his guardian has given the consent. देखिए, क्लॉज 3 को समझने से पहले आप ये समझिए कि क्लॉज 1 को जब हमने देखा तो हम बात कर रहे थे संस्थानों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट ने एस्टेब्लिश किया है, पूरी तरीके से स्टेट के फंड से चलता है, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। फिर क्लॉज 2 के अंदर पढ़ा कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो किसी ट्रस्ट से बना है, वहां पे दी जा सकती है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। क्लॉज 3 के अंदर हम बच्चों की नजर से देख रहे हैं, लोगों की नजर से देख रहे हैं जो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, और बोला जा रहा है कि अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है दोस्तों जिसको या तो राज्य से मान्यता मिली हुई है, राज्य ने पैसा दिया या नहीं वो फर्क नहीं है, राज्य ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है उसको, या फिर राज्य उसको चलाने के लिए पैसा देता है, एड देता है। और यहां पे एड देने का मतलब ये नहीं है कि क्लॉज 1 की तरह 100% एड जानी चाहिए। एड देने का मतलब है वो एड 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा भी पैसा देती है तो मानते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट से एड प्राप्त कर रहा है, मतलब स्टेट से पैसा प्राप्त कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो या तो राज्य के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या फिर वो राज्य से पैसा प्राप्त कर रहा है, ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ने वाले किसी भी बच्चे या व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि उस संस्थान में हो रही किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को वो बच्चा अटेंड करे, या फिर उस संस्थान में होने वाली किसी भी रिलीजियस वर्शिप को वो अटेंड करे। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा, रिलीजियस वर्शिप का मतलब पूजा पाठ। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को जो ऐसे इंस्टीट्यूशन में है, उसको मजबूर नहीं करेंगे ऐसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने के लिए या रिलीजियस वर्शिप को अटेंड करने के लिए। पहली बात। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहे तो उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में नहीं बैठ सकता है या रिलीजियस वर्शिप में नहीं बैठ सकता है। इसके लिए ये हमारा दूसरा पार्ट जो है वो कहता है कि अगर वो जो व्यक्ति है जो उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, अगर वो 18 साल या उससे ऊपर का है, तो अगर वो खुद से चाहता है तो उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का पार्ट बन सकता है, वर्शिप का पार्ट बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो जो व्यक्ति है वो 18 साल से कम का है, बच्चा है, तो वहां पर हमको गार्जियन की कंसेंट लेनी होगी, उसके पिताजी या माताजी की या जो भी उसका गार्जियन है उसकी कंसेंट लेनी होगी, और उसकी कंसेंट के बाद ही ऐसे किसी बच्चे को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा शैक्षिक संस्थान जो या तो राज्य के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या राज्य से पैसा प्राप्त कर रहा है, ऐसे किसी भी संस्थान में किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं करेंगे किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने के लिए या रिलीजियस वर्शिप को अटेंड करने के लिए, जब तक ऐसा करने की कंसेंट ना हो, या तो उस व्यक्ति की खुद की या फिर उसके गार्जियन की, अगर वो 18 साल से कम का है तो। बात खत्म। कंक्लूड करूं कि समझ गए? 2 मिनट वाला कंक्लूड करूं? देखो, आर्टिकल 28 3 पार्ट। क्लॉज 1, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरीके से स्टेट फंड पे चल रहे हैं, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, बात खत्म। क्लॉज 2, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है, पर ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको एस्टेब्लिश किया गया है किसी भी ट्रस्ट के आधार पर, एंडाउमेंट के आधार पर, जिस ट्रस्ट के अंदर जरूरी है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाए,
तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकेंगी, बात खत्म। क्लॉज 3, ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड है या स्टेट से पैसा प्राप्त कर रहा है, ऐसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप का पार्ट बने, जब तक ऐसा करने के लिए वो खुद कंसेंट ना दे दे या उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन कंसेंट ना दे दे। बात खत्म हो गया। आर्टिकल 28। ठीक है, अब फटाफट से केस को कर लेते हैं, टाइम नहीं बचाए। पहला केस देखिए दोस्तों, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट 1982। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन हु प्रोवाइड्स लेबर or service to another for less than minimum wages also amounts to forced labor. आर्टिकल 23 जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आपको क्या बोला था कि फोर्स लेबर का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या है, वो फोर्स लेबर है। या ऐसे व्यक्ति से कुछ ऐसा काम करा रहे हैं जो वो करना नहीं चाहता है, तो वो एक फोर्स लेबर है। पर इस केस के अंदर एक नया रुख दिया गया है। इसी बात को बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी लेबर दे रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है और उसके बदले में उसे मिल भी रहा है कुछ, पर उसके बदले में जो उसे मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो मिनिमम वेजेस से भी कम है। ये भी दोस्तों फोर्स्ड लेबर है। मिनिमम वेजेस को समझते हो आप? ऐसे कई कानून हैं हमारे देश के अंदर, एक एक्ट है पूरा जिसका नाम ही है मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसके अंदर कानून और सरकारें बताती हैं कि कम से कम कितना पैसा देना होगा आपको किसी व्यक्ति को जो काम कर रहा है, डिपेंडिंग कि वो कितना स्किल्ड है। ठीक है, तो उसमें कैटेगरी में बांट देते हैं वर्कर्स को, नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, उसके हिसाब से मिनिमम वेजेस डिफाइन कर देते हैं कि कम से कम इतना पैसा देना होगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपने सर्विसेज के बदले उस मिनिमम वेजेस से भी कम पैसा पा रहा है तो वो दोस्तों फोर्स्ड लेबर का शिकार है और उसके संबंध में आर्टिकल 23 वायलेट हो रहा है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि फोर्स्ड लेबर के लिए ये जरूरी है कि बदले में कुछ मिल ही नहीं रहा, हो सकता है कुछ मिल रहा हो, पर जो मिल रहा है अगर वो कम है तो वो भी फोर्स्ड लेबर है दोस्तों। ठीक है, और ऐसी बातें मत किया करो यार, जूनियर एडवोकेट वगैरह। दूसरा केस, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट 1982। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंस्ट्रक्शन वर्क इज dangerous work and employment of children in construction industry amounts to article 24। आर्टिकल 24 जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम का है वो एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में या किसी भी अन्य डेंजरस वर्क में, किसी भी अन्य डेंजरस एम्प्लॉयमेंट। इस केस के अंदर बताया जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री समझते हो, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाना, कोई भी पुल बनाना, कोई भी हाईवे बनाना, ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये भी डेंजरस एम्प्लॉयमेंट है, और अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को एम्प्लॉय करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो वो व्यक्ति आर्टिकल 24 का वायलेशन कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डेंजरस बताया गया है इस केस के अंदर। अब आओ दोस्तों अगले केस पे जिसका नाम है दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो लेबर ली जाती है प्रिजनर्स से, प्रिजनर्स मतलब जो लोग जेल में हैं और उनको उसके बदले प्रॉपर रेम्युनरेशन नहीं मिलता है, ये भी फोर्स्ड लेबर है और आर्टिकल 23 का वायलेशन है दोस्तों। अरे भाई, कोई व्यक्ति जेल में है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो इंसान नहीं है तो वो भारत में ही। अरे उसके पास भी तो मौलिक अधिकार हैं, वो गुलाम थोड़ी ना हो गया है आपका।
तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से कोई काम ले रहे हो तो उसका भी अधिकार बनता है कि उसको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिले, उसका रिटर्न मिले उसकी लेबर का। और अगर आप उसको वो नहीं दे रहे हो तो आप उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो। और ऐसा होता है, देखो हर एक जेल में एक मैनुअल होता है प्रॉपर, वहां पे काम वगैरह बटे हुए थे। मैं कभी गया नहीं हूँ जेल, पर मुझे पता है जज मत करने में आप लोग, ठीक है। तो वहां पे अलग अलग कैटेगरी ऑफ वर्क के घंटे के हिसाब से पैसे तय होते हैं कि ये वाला काम करोगे तो इसमें 1 घंटे का इतना पैसा बनता है। तो वो व्यक्ति जब भी रिलीज होता है या फिर उसके परिवार वगैरह वाले जब भी आते हैं, अगर वो चाहे तो वो पैसा उनको दे दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये आपका हो गया दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला केस देखो, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1997 वाला एमसी मेहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि वो जो बच्चे हैं जो 14 साल से कम हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं, जैसे कि माइंस वगैरह। और कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी इस केस के अंदर, जिससे कि हम बच्चों की इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं नहीं चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में घुसो, क्योंकि आर्टिकल 23-24 से बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट ही आएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे गाइडलाइंस वगैरह पढ़ते बैठो। बस इतना सा समझ लो कि ये जो एमसी मेहता केस है, इस केस के अंदर ये बोला गया कि जब भी हम किसी भी बच्चे के संबंध में फैसला करते हैं कि वो जहाँ पे काम कर रहा है वो हजार्डस इंडस्ट्री है या नहीं, और उसको रोकते हैं किसी भी ऐसी इंडस्ट्री से काम करने के लिए, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपनी स्वेच्छा से ऐसी जगह पे काम करने नहीं जाता है। उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। कोई अच्छे घर का बच्चा कभी फैक्ट्री में काम करते हुए आपने देखा है? जाएगा कोई अच्छे घर का बच्चा? आप कभी अपने बच्चे को, खुद के बच्चे को जाने दोगे? बच्चा तो ऐसा ही जाएगा ना जो मजबूर होगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे, जिसके पास शायद परिवार भी नहीं होगा। ये एक ऐसा केस है जिसमें रिकॉग्नाइज किया इस बात को कि केवल बच्चे को रोक देना काफी नहीं है, हमको सुनिश्चित करना है कि वो जो बच्चा है उसका इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन जो वेलफेयर है वो एंश्योर हो। हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या मजबूरी रही होगी उस बच्चे की। एक तो होता है कि कोई उससे जबरदस्ती काम करा रहा है, वो बात अलग है, पर यहाँ पे हमारे देश में जबरदस्ती वाली सिचुएशन आपको शायद ही कहीं मिलेगी। 99.99% केसेस में जो भी बच्चे जहां पे भी काम करते हैं वो अपनी स्वेच्छा से करते हैं, अपनी मजबूरी के कारण करते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा है अपनी आंखों से कि बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत खतरनाक खतरनाक काम कर रहे होते हैं। अब वहां पे आप उनकी कंप्लेन करना चाहो तो 2 मिनट में कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उसमें बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हम जानते नहीं है कि वो बच्चा किस परिस्थिति से शायद गुजर रहा। हमें नहीं पता कि वो क्यों कर रहा है उस काम को। हो सकता है कि हम उसके साथ बुरा कर दे उसकी कंप्लेन करके, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? कम से कम उसे शायद वहां से खाना मिल रहा होगा, थोड़े बहुत पैसे मिल रहे होंगे जिससे शायद वो जी पा रहा होगा। ये सब बातों पे इस केस के अंदर ध्यान दिया गया। तो याद रखिएगा 3 शब्द, कौन कौन से? इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, इनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला केस देखिए। अगला केस है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये रिलीजन वाले शुरू हो गए, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28। ये 1994 का केस है। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेकुलरिज्म है वो एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है वो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था जब आपको प्रीएम्बल पढ़ाया था। तो रिलीजन के संबंध में जो हमारा स्टेट है वो न्यूट्रल है और सारे धर्मों को बराबर से ट्रीट करता है। तो जब भी आप कोई भी आंसर लिखोगे जो धर्म से जुड़ा हुआ है, वहां पे इस जजमेंट को लिख के आप ये बता सकते हो कि ये एक ऐसी जजमेंट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर माना है। और ये भी इलेबोरेट किया है कि हम जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं वो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। मतलब धर्म देख के हम अपनी आंखें बंद नहीं करते हैं, हम सभी धर्मों को रिकॉग्नाइज करते हैं और सबका बराबर आदर करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको जो बताई थी वो कहां से आ रही थी? इस ही जजमेंट से आ रही थी दोस्तों। ठीक है, एसआर बोमाई। अगला देखिए, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल ऑफ इंडिया वर्सेस के आरएमसी वेलफेयर एसोसिएशन 2000।
Supreme Court held that no person can be allowed to create noise pollution to disturb the peace of others while exercising freedom. Religious prayers through loudspeaker are not essential element of any religion. वही वाली बात दोस्तों, ये बात सही है, हर एक व्यक्ति पे धार्मिक अधिकार है कि वो उसके अंदर धर्म की जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो उनको फॉलो करे, अरे अपने धर्म का प्रचार करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर जैसा कि हर एक फंडामेंटल राइट के साथ होता है, फंडामेंटल राइट जो रिलीजन से जुड़ा हुआ है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। आप अपने मौलिक अधिकारों को एक्सरसाइज करते वक्त कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों जिसकी वजह से किसी अन्य व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो वायलेट हो। ये बात आर्टिकल 25 में हमने स्पेसिफिकली लिखी भी देखी कि आर्टिकल 25 सब्जेक्ट है बाकी के सारे फंडामेंटल राइट्स है। तो अगर मैं अपनी प्रेयर्स करने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे आसपास वाले सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनका राइट टू पीस वायलेट हो रहा है, तो वो गलत होगा। लाउड स्पीकर पे प्रेयर करना कभी भी एसेंशियल एलिमेंट नहीं माना जा सकता। कोई दुनिया का धर्म ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे धर्म में तो लिखा है कि हमारे यहाँ प्रेयर लाउड स्पीकर पे ही होगी, क्योंकि लाउड स्पीकर की तो टेक्नोलॉजी अभी आई है, धर्म कब बना था बात खत्म। तो हो ही नहीं सकती एसेंशियल प्रैक्टिस, बात खत्म। ठीक है, अगला केस एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिलीजियस डिनोमिनेशन, जो हम पढ़ा ना आर्टिकल 26 उसके बारे में, रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी तब हम बोलेंगे कि कोई भी संप्रदाय रिलीजियस डिनोमिनेशन है। ध्यान से सुनिएगा। इट मस्ट बी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स who have system of beliefs which they regard as conducive to their spiritual well-being. ठीक है, it must have a common organization, it must be designated by a distinctive name. इतने ही और भी हैं? हाँ, बस ये तीन है। किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम लोग रिलीजियस डिनोमिनेशन कब कहेंगे? वो जो लोग हैं, वो जो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, उनका एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। बिलीफ सिस्टम होने का मतलब है उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए जिनके ऊपर सबको विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है हर व्यक्ति हर तरीके से सोच रहा है अपने धर्म के बारे में, नहीं। उनकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनके क्या विश्वास हैं, क्या बिलीफ है धर्म से जुड़े हुए, और वो सारे लोग उनको शेयर करें। दूसरे नंबर पे उनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, मतलब वो हर एक व्यक्ति एक संस्था के प्रति डिवोटेड हो कि ये मेरी संस्था है, इसके प्रति मैं डिवोटेड हूं। और तीसरे नंबर पर जो भी उसकी संस्था है उसका एक डिस्टिंक्टिव नाम होना चाहिए, वरना जानेंगे कैसे? वरना उस रिलीजियस डिनोमिनेशन को हम लोग जानेंगे कैसे? तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए जिनका एक सिस्टम ऑफ बिलीफ हो, उनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके प्रति वो डिवोटेड हो, और उस ऑर्गेनाइजेशन का एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। ये तीन जहां पे भी कैटेगरी सेटिस्फाई हो जाएंगी हम बोल देंगे वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है। और अगर कोई भी संस्था को हम रिलीजियस डिनोमिनेशन बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, समझ पाए बच्चों? उनको वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो अभी हम लोग आर्टिकल 26 में पढ़ के आए। ठीक है, अच्छा सर बस करिए, एक केस और रह गया, बस एक केस, एक मिनट लूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, आपको परेशान नहीं करा, कल कवर करा दूंगा। एक केस रह गया, इसको मैं कल कवर करा दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का टाइम भी कंप्लीट हो गया है। अब आप सभी लोगों को मैं कल मिलूंगा, ठीक है? और कल हम लोग ये फंडामेंटल राइट का टॉपिक कवर कर लेंगे, 29, 30, 32 को फिनिश करेंगे और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू का पीछे टाइम नहीं बचा, मेरे को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि मेरे को टाइम पे ही क्लास खत्म करनी है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।